मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अध्याय के अंतर्गत अपने प्रैक्टिकल रूप में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार किया है, जिसका फॉर्मेट कह दो वो आपके सामने है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पहले अपन प्राइम कॉस्ट ज्ञात करेंगे और प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को जोड़ दिया जाए तो आपकी प्राइम कॉस्ट मूल लागत ज्ञात हो जाएगी। और ये जो मूल लागत आई है, इसमें फैक्ट्री और हेड्स, कारखाने से संबंधित उपरियों को जोड़ दिया जाए तब आपकी फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। वर्क कॉस्ट आने के बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड को जोड़ दिया जाएगा, जो कि कार्यालय से संबंधित व्यय होते हैं। इनको जोड़ने के बाद आपकी जो कॉस्ट आएगी उसको हम कहते हैं ऑफिस कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम भी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद यदि आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है तो उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को घटा दिया जाएगा, तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। और प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिए जाते हैं, तब आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड भी कहते हैं। अब अपने को क्वेश्चन में प्रॉफिट ज्ञात करना होता है। यदि सेल्स दी हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड और सेल्स का जो डिफरेंस है वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। और यदि प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ सेल्स में जोड़ दिया जाएगा तो आपकी आ जाएगी सेल्स। और इस प्रकार से ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। मैं एक फॉर्मेट के रूप में इसका डिस्क्रिप्टिव रूप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जो कि आपके सामने है। JKP लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर पीरियड एंडेड के लिए पहले लेते हैं अपन डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल में यदि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया है तो वो आ जाएगा, और उसमें ऐड कर देंगे परचेजेज, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, और इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड,
तो वो आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घटा दिया जाए तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और इस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आपके सामने डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाए तो आपकी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट आनी चाहिए, तो उसके लिए फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड को जोड़ दिया जाएगा। फैक्ट्री और वर्क्स और जोड़ेंगे तो कौन कौन से खर्चे थे फैक्ट्री के अंतर्गत, वो मैं एक थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फिर है आपका फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फिर आगे चलते हैं इसमें ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेज, पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप, और यदि सेल कर दिया है स्क्रैप को तो वो लेस हो जाएगा, तो आपकी आ जाएगी फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। इस फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट में अपन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जोड़ दें तो इसमें आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में कौन कौन से आते हैं वो देखो आपके सामने है। ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस सैलरीज, डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेज, बैंक चार्जेज, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने पास यदि फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसका समायोजन करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको उस चार्ट में, तो देखो ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिए जाएं तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके जो खर्चे आते हैं वो हैं शोरूम एक्सपेंसेज, सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज ऑफ सेल्समैन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च कॉस्ट, बैड डेब्ट्स, catalogs and price lists, cost of free samples, after sale service, cost of technical demonstration, warehouse rent and insurance, packers wages, depreciation and opening expenses of delivery vans, finished stock losses। तो ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट, और इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी आपकी सेल्स। अब अपन इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, और ये जो आपको मैंने चार्ट से बता दिया एक एग्जाम्पल, इसका कौन कौन से खर्चे आते हैं उसके थ्रू एक विस्तृत कॉस्ट शीट स्टेटमेंट ऑफ कैश कैसे तैयार किया जाता है, उसमें सिर्फ अमाउंट को भरना है उसी को बता दिया। अब उसके आधार पे एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, वो इस प्रकार से। वे कौन कौन से वर्ग हैं जिनमें एक निर्माणी व्यवसाय की लागत को विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित व्ययों को उनसे संबंधित वर्गों में
वर्गीकृत कीजिए। व्हाट आर द मेन ग्रुप्स इनटू विच कॉस्ट involved in manufacturing business may be subdivided. Arrange the following expenses in their respective groups. तो कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया जाता है वो तो अपन ने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट जोड़ दे तो सेल्स आ जाएगा। ये 4 भागों में बांटते थे। तो ये देखो इसमें डोनेशन लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाने वाली मद है। बैंक चार्जेज आपका जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस में। ऑफिस सैलरीज नाम से प्रचलित है, ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा। फैक्ट्री रिपेयर्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट काउंटिंग, फ्यूल एंड पावर फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देखो नाम से पता लग रहा है किस में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। टेलीफोन एक्सपेंसेस साधारण दिमाग से आप सोच सकते हो ये जाएगा आपका ऑफिस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है आपकी प्राइम कॉस्ट ज्ञात करने में यह काम आएगा। पेनल्टी नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट। ड्राइविंग ऑफिस एक्सपेंसेस किस में जाएगा, फैक्ट्री में। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट किस में जाना चाहिए, फैक्ट्री में। ट्रेवलर्स कमीशन देखो नाम से आगे ना पता लग रहा है किससे, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस ये दोनों आपके जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इनकम टैक्स नॉट रिलेटेड टू दिस हेड। कन्वर्टिबल मटेरियल किस में जाना चाहिए, प्राइम कॉस्ट में। प्रोडक्टिव लेबर किसे, प्राइम कॉस्ट ज्ञात करने में। जनरल मैनेजर सैलरी देखो नाम से पता लग रहा है जनरल मैनेजर सैलरी किस में जाएगा, ऑफिस में। पैकिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रांसफ़र फीस किस में चल जाएगा, इनकम नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट काउंटिंग। तो ये देखो कुछ का अपन नॉर्मल वे में सोचें तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा खर्चा किस विभाग में जाना चाहिए, कि ये प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड है या फैक्ट्री से रिलेटेड है, ऑफिस से है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है। इस प्रकार या इस आधार पे अपना जो तैयार होगा वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट भी दे दिया है, 2 फॉर्मेट दिए हैं कैसे कैसे तैयार करने हैं और उनमें खर्चों का भी कुछ वर्णन कर दिया गया है। उसके आधार पे आप प्रत्येक प्रॉब्लम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की